नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 374 ऑफ द सीआरपीसी which has now become section number 415 of the BNSS. This is what the appeals from the convictions. तो is there any change? Yes, there are few changes, but वो बहुत नॉमिनल चेंजेस हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो इसमें जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसको वैसे ही समझना है। क्लॉज 3 का जो सब क्लॉज ए है, वहाँ पर वर्ड्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट सेशन जज उनको डिलीट कर दिया गया है। तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, कॉन्सेप्ट के लेवल पर कोई चेंज नहीं है। आगे जो क्लॉज बी में है, वहाँ पर एक चेंज हुआ है, सेक्शन नंबर 325 की जगह रिप्ले, क्योंकि सेक्शंस का एडजस्टमेंट है केवल। नाउ इट हैज बिकम सेक्शन नंबर 364। सिमिलरली सब क्लॉज सी में सेक्शन नंबर 360 को पहले था सेक्शन नंबर 360 सीआरपीसी में, नाउ इट हैज बिकम 401, ये 401 कर दिया गया है। तो सेक्शंस का रिप्लेसमेंट है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है। क्या और भी कोई चेंज है? यस, एक न्यू क्लॉज ऐड की गई है, क्लॉज 4 न्यूली एडेड है। इट इज़ रिगार्डिंग दी कि भाई जो रेप केसेस हैं उनकी उसमें कन्विक्शन होता है, सेंटेंस के विरुद्ध अगर कोई अपील है तो कितने दिनों में डिस्पोजल हो जाना चाहिए, 6 मंथ्स में डिस्पोजल हो जाना चाहिए। ये मैं आपको इस वीडियो में एंड में पढ़ाऊँगा इसको मैं। सो आप बात समझ गए। तो क्या आया सेक्शन नंबर 374 सीआरपीसी को नाउ वी विल रीड एट सेक्शन 415 बीएनएसएस एंड नाउ एंड इन दी सब क्लॉजेज ए बी सी ऑफ दी सब क्लॉज 3 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वर्ड्स हट गया है, सेक्शंस के एडजस्टमेंट है। एंड एक मेजर चेंज क्या है, क्लॉज 4 हैज बीन एडिड, जो कि मैं लास्ट में इसको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में मिलेगी आपको, प्रॉपर क्लास मिलेगी उस पर वो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। नेक्स्ट इज 374 एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। मतलब अगर आपका कुछ मन नहीं कर रहा हो अपील वाले चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो प्लीज रीड दिस सेक्शन 374। very high chances, very high probability that you will get the question in prelims from this section itself. Heading is what? 374 और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि which section deals with the appeal from convictions, means accused has been held guilty, उसको दोष सिद्ध कर दिया गया है। नाउ कौन जाएगा अपील में? accused ही जाएगा against the conviction, तो appeals from conviction। 372 से 394 की हेडिंग आपको टिप्स पे होनी चाहिए, जैसे 10 का टेबल होता है, समझे? पढ़िए। ए पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट, प्लीज हाईलाइट दिस, ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या शब्द है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या आप इसका मीनिंग समझते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब समझते हैं? कितने लोग समझते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? देखिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन समझाता हूं मैं आपको। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि फॉर द फर्स्ट टाइम वही कोर्ट है, पहली बार में उसके साथ मुकदमा जा रहा है। जैसे आपके खिलाफ चोरी का मुकदमा हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा और चार्जशीट फाइल हो गई फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या हुई? ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन हुआ। उसने कन्विक्शन किया, अपील चली गई सेशन कोर्ट में, तो वो क्या हुई? अपीलेट कोर्ट हुई वो। तो एक हुआ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एक हुआ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब समझ में आया? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि फर्स्ट टाइम में जो मैटर किस कोर्ट में जाना चाहिए, दैट कोर्ट इज हैविंग द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। गॉट इट और नॉट? नाउ दिस इज क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज हाई कोर्ट इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस। वो अपीलेट भी है, उसमें ओरिजिनल भी है, उसमें सिविल मैटर्स भी जाते हैं। तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम? ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। एंड बिकॉज हाई कोर्ट इज नॉट ए ट्रायल कोर्ट, तो है, लेकिन जितने भी ट्रायल्स हैं आप देखेंगे शेड्यूल फर्स्ट में, या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट करेगी ट्रायल या सेशन कोर्ट करेगी सेशन ट्रायल में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस सर्कमस्टेंसेस में ही हाई कोर्ट विल टेक अप द ट्रायल मेथड। तो इसलिए यहां पे क्या यूज किया शब्द? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। गॉट इट और नॉट? समझे? अगर आप समझ गए तो रेज हैंड। चलिए बढ़ते हैं आप। तो दिस इज द ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट। कब? इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन मे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट, हु कन्विक्टेड, हाई कोर्ट। कन्विक्शन, अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को जाएगी। कब क्या हाई कोर्ट ने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में, गॉट इट। तो व्हेन द अक्यूज्ड इज हेल्ड गिल्टी बाय द हाई कोर्ट in its extraordinary original criminal jurisdiction, accused यानी convicted person can file an appeal to Supreme Court। और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट ने ऐसे कन्विक्शन किया है तो अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। नेक्स्ट, तो जनरली इस सेक्शन से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि इस कोर्ट का ऑर्डर है, अपील कहां जाएगी, सही है। पढ़िए, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय एनी अदर कोर्ट इन विच ए सेंटेंस ऑफ imprisonment for more than 7 years, please highlight your barrack, I request you, with folded hands। You should highlight your barrack like this, because जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब कत्ल की रात, कयामत की रात होती है, वो जानते हो कौन सी रात होती है कयामत की, एग्जाम से एक दिन पहले की। तो जब लगता है कि क्या क्या रिवाइज करना है, तो ये हाईलाइटेड पोर्शंस आपको टिमटिमाएंगे दिमाग में कि हाँ यहाँ से बताया था सर ने, इस पे फोकस करना है, छूट ना जाए ये, समझे। अलग अलग देखिए, ट्रायल हेल्ड बाय व्हाट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, या और ऑन ए ट्रायल बाय एनी अदर कोर्ट इन विच ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years। प्लीज जो 7 years की फिगर है ये ध्यान रखेंगे आप। has been passed against him or against any other person convicted at the same trial may appeal to the high court। So this is the barrack language। Now you see this, what I call magic slides। So these are the authorities, first session judge, second additional session judge, and third is what, any other court। The phrase uses what, any other court, and it is very very technical and very confusing, be alert now। Trial held and convicted by whom, session judge, additional session judge, appeal will go to high court। कौन करेगा, by person convicted, definitely जिसका कन्विक्शन हुआ है वही अपील करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। when conviction is by session judge or additional session judge, appeal will go to हाई कोर्ट, वेरी सिंपल। नाउ ये जो टर्म यूज कर दिया इन्होंने, एनी अदर कोर्ट, तो विच कोर्ट्स आर दीज, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years, अन्य कोई, एनी अदर कोर्ट कोई दूसरी न्यायालय, कोई अन्य न्यायालय, कैसा, जिसने 7 साल से अधिक का इंप्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया हो। नाउ यू सी द पावर्स, सीजीएम की पावर कितनी है मैक्सिमम पनिशमेंट की, 7 years। इट मीन सीजीएम तो हो नहीं सकता, क्योंकि सीजीएम तो मैक्सिमम 7 years का पनिशमेंट दे सकता है ना, पता है सब लोगों को। सीपीसी में लिखा है, सीआरपीसी में लिखा है, चलिए। हाँ, नाउ द विच कोर्ट इज लेफ्ट, सेशन जज आ गया, एडिशनल सेशन जज साहब आ गए, तो विच कोर्ट इज रिमेनिंग, दिस इज असिस्टेंट सेशन जज। तो एनी अदर कोर्ट के बराबर में लिख लीजिए आप, दिस इज द कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। What is the punishment maximum awarded? That is maximum 10 years। Now that is the court of assistant session judge which can award more than 7 years। So sometimes session judge may award punishment less than 7 years and sometimes it may award more than 7 years। Are you getting this point? Very technical। So when the assistant session judge will award punishment more than 7 years, appeal will go to high court। But when it is less than 7 years, it will not go to high court, it will go to session court। very very confusing। नहीं आया ना तो आ गई, भले आ गई माथे पर, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि वेरी वेरी कंफ्यूजिंग दिस। यहां पर क्या, एनी अदर कोर्ट, और यहीं से प्रिंट से क्वेश्चन गलत होते हैं। एनी अदर कोर्ट का मतलब यहां पर क्यों हो गया, बिकॉज एनी अदर कोर्ट रीड इट विद दिस, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years। तो विच इज द एनी अदर कोर्ट विच कैन अवॉर्ड मोर देन 7 years? दैट इज द ओनली वन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन जज।
तो असिस्टेंट जज ने अगर 7 साल से अधिक का पनिशमेंट देंगे देन इट विल गो टू हाई कोर्ट। अगर 7 साल से कम हो तब फिर कौन सी कोर्ट रह गया? अपीलेट कोर्ट, दैट इज सेशन कोर्ट। तो प्लीज जब असिस्टेंट सेशन जज का पर बेस कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे भी याद कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये कहता बस आपके कानों में दिखाई दूंगा कि प्लीज राउंड क्या कि कितना पनिशमेंट दिया है असिस्टेंट जज साहब ने। राउंड दैट इफ इट इज मोर देन 7 years गो फॉर हाई कोर्ट, इफ इट इज लेस देन 7 years 7 years और लेस देन गो फॉर सेशन जज। याद कर लेना इस बात को, ऐसा मत करना असिस्टेंट सेशन जज हाई कोर्ट, वहां पे इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम ऑफ इम्प्रिजनमेंट। समझे कि नहीं? रेज हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। वेरी गुड। सेकेंड वेरी टेक्निकल पॉइंट इसमें, हु कैन फाइल द अपील? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सन अपीलिंग और एनी अदर पर्सन कन्विक्टेड एट द सेम ट्रायल। पर्सन कन्विक्टेड या पर्सन अपीलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सी द लैंग्वेज दिस, or on a trial held by any other court in which sentence of imprisonment for more than 7 years has been passed against him। ये उसमें आ गया against him, जिस व्यक्ति के खिलाफ पनिशमेंट हुआ है वो जाएगा। Who can file the appeal? It means the person who is convicted, yeah, or against any other person convicted at the same trial. This is very technical. There are suppose 2 or 3 persons convicted in the trial, 2 or more persons convicted in trial। अब मान लीजिए आपके खिलाफ कन्विक्शन हुआ और आपके खिलाफ भी कन्विक्शन हुआ। आपको जो कन्विक्शन हो रहा है, आपको जो कन्विक्शन हो रहा है वो हो रहा है 5 years के लिए, और आपको जो कन्विक्शन हो रहा है 8 साल के लिए बाय असिस्टेंट सेशन जज। एक 5 साल, एक 8 साल। तो अब आप कहां जाएंगे अपील में? नो, इवन इफ समवन वन ऑफ देम इज कन्विक्टेड फॉर मोर देन 7 years, you will go to high court. This is who can go to appeal? The person has been passed against him, जिसके खिलाफ हो, against any other person convicted at the same trial। अगर दूसरे खिलाफ भी अगर वो पनिशमेंट हुआ तो you can go to, ऐसा नहीं कि आप अलग जाओगे वो अलग जाएगा। समझे आप? अपील विल नॉट बी फाइल्ड इन डिफरेंट फोरम्स, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इस तरीके का है। तो जो व्यक्ति कन्विक्टेड है वो भी जा सकता है, मतलब कम पनिशमेंट के लिए है वो भी उसी फोरम में जा सकता है जैसे कि उसका खुद का पनिशमेंट ज्यादा हो उसमें। वो समझे आप बात या नहीं? कर लेंगे आप? देखिए इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। सेशन जज ने, एडिशनल सेशन जज ने कितना ही पनिशमेंट दिया हो, इट इज 1 year 2 year 5 years, अपील विल गो टू हाई कोर्ट। टेन्योर जो आप देखेंगे वो देखेंगे कब? असिस्टेंट सेशन जज के उसमें देखेंगे। कर लेंगे आप लोग? अब ये सी क्वेश्चन इज दिस, where an assistant session judge convicted a person and sentenced him for an imprisonment for 10 years, he may appeal to high court। because जैसे मैंने हाईलाइट किया है, आप एग्जाम में हाईलाइट करने के चक्कर में मत फंसिएगा, अपनी पेन से तो गोल कर लीजिएगा। 10 years हाई कोर्ट। नेक्स्ट, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज में अपील टू हाई कोर्ट। ये मॉडल क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन सारे। एडिशनल सेशन जज हाई कोर्ट, एडिशनल सेशन जज 3 months, ओनली 3 months, बट एडिशनल सेशन जज है हाई कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्लॉज, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2। जो भी सबसेक्शन 2 में दिया उसको छोड़ दीजिए, उसके रहते हुए भी। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकंड क्लास or sentence under section 325 in respect of whom an order has been made or sentence has been passed under section 360 may appeal to the court of session। तो पहली क्लॉज में सुप्रीम कोर्ट, सेकंड क्लॉज में हाई कोर्ट, एंड नाउ थर्ड क्लॉज में क्या है? सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन में किस किस
किस कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हम कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगे। तो ये जो अथॉरिटीज है ये आपको अलग अलग दिखाई देंगे इस मैजिक स्लाइड में। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल हेल्ड एंड कन्विक्टेड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकंड क्लास, अपील विल गो टू द कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन यहां ध्यान रखना, अगेन कंफ्यूज, देखिए यहां पे किन का साहब का नाम है, असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज से भी अपील कहां जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। लेकिन क्योंकि इन्होंने क्या लिखा, इस लाइन का मतलब समझ जाइए, अब समझ सीधे डायरेक्ट, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2, समझे, सबसेक्शन 2 में जो कहा है उसको ध्यान में रखते हुए सेव अपील यहां जाएगी। सबसेक्शन 2 में क्या कहा था कि जब मोर देन 7 years होगा पनिशमेंट, देन अपील विल गो टू हाई कोर्ट। सो इफ यू रीड 2 and 3 combinedly, this is in generally assistant session judge से अपील कहां जाएगी, सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। लेकिन when sentence is more than 7 years it will go to high court। तो मोस्ट कंफ्यूजन जो आपको होगा वो होगा असिस्टेंट सेशन जज के पनिशमेंट में। तो प्लीज जरा इल्तिजा है मेरी, रोते पीटते मत आइएगा, यहां पे हम भूल गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। Next, see the question. Chief Judicial Magistrate convicted a person and sentenced him for imprisonment for 7 years. Appeal will go to session court. अब ये देखिए और क्या है, sentenced under section 325। अभी ये भी था ना उसमें, ये फ्रेजेस थे, ये डायरेक्ट लैंग्वेज में था। सेंटेंस अंडर सेक्शन 325 और इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 360। तो 360 में और 325 में अगर है कोई ऑर्डर हुआ है तो कोर्ट कहां जाएगी अपील, कोर्ट ऑफ सेशन में। अब 325 समझ लीजिए है क्या भला ये, दिस इज सेक्शन 325 सीआरपीसी। 325 में कौन सा ऑर्डर हो रहा है, Section 325, procedure when magistrate cannot pass sentence sufficiently severe. This is language. First, whenever a magistrate is of the opinion, मैडम समझ में आ रहा है ना आपको, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। Whenever a magistrate is of the opinion, after hearing the evidence for the prosecution and accused, after hearing the evidence of prosecution and accused, meaning thereby कि now stage of evidence is complete, evidence for the prosecution is before the court magistrate, evidence for the accused is, मतलब entire evidence is before the magistrate and arguments has been heard by that। और तब magistrate आपको लगता है क्या, that the accused is guilty, कि ये व्यक्ति ने अपराध तो किया है, he is guilty and he ought to receive a punishment different in kind from or more severe than which such magistrate is empowered to inflict, कि इसने ऐसा अपराध किया है कि इसको वो सजा मिलनी चाहिए जो मैं दे ही नहीं सकता। मींस ज्यादा कठोर, या तो टेन्योर में, अगर मेरी सपोज कीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं मैक्सिमम 3 years के लिए, है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास के पास के आदमी क्या, कौन सा चीटिंग का मुकदमा जाता है, उसकी सजा है अप टू 7 years, अप टू 7 years पनिशमेंट है, बट आई कैन अवॉर्ड ओनली द अप टू 3 years, and on the basis of the record I feel कि he is guilty and he should be punished at least for 5 years or to 7 years, but I am handicapped now, I cannot punish him up to that extent। समझे बात ये, तो ये है, इसको ऐसे समझिए आप, मजिस्ट्रेट एक्यूज इज गिल्टी, सही है, and he feels that ought to receive a punishment different in kind। different in kind का मतलब है कि सिंपल की जगह रिगरस पनिशमेंट, काइंड चेंज हो गई भी है। सिंपल इंप्रिजनमेंट एक काइंड हुआ, सेकंड काइंड क्या हुआ, रिगरस इंप्रिजनमेंट। ही शुड बी इन्फ्लिक्टेड विद रिगरस इंप्रिजनमेंट, ये मोर सीवियर होना चाहिए। विच सच मजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू इन्फ्लिक्ट, जो कि मेरी पावर से में नहीं आता है, या
आगे पढ़ते हैं उसमें लैंग्वेज। और बीइंग ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, आई एम द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास is of the opinion that accused ought to be required to execute a bond under section 106. If I am the magistrate second class, I feel कि he should execute a bond under section 106। और मैं आपको याद दिला दूं 106 में जो बॉन्ड ले सकते हैं केवल सेशन जज ले सकते हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 ले सकता है। 106 का जो बॉन्ड है उसको जो अथॉरिटीज एम्पावर्ड हैं वो दो ही हैं, सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते ऐसा बॉन्ड, लेकिन एज ए मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आई फील कि इनसे बॉन्ड लेना चाहिए, तो उसकी रेमेडी यहां दी हुई है। क्या करेंगे वो? ही मे रिकॉर्ड द ओपिनियन एंड सबमिट हिज प्रोसीडिंग्स एंड फॉरवर्ड द एक्यूज टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू हुम इज सबऑर्डिनेट। जिसके सबऑर्डिनेशन में है वो उस सीजीएम को वो उस प्रोसीडिंग्स को अपनी ओपिनियन रिकॉर्ड करके भेज देंगे। अगेन सी दी मैजिक स्लाइड। तो दो बातें हो गई, मजिस्ट्रेट साहब हुए और दूसरे कौन से? मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये मैं समझा चुका आपको कि मजिस्ट्रेट थिंक्स द एक्यूज इज गिल्टी एंड ought to receive a punishment different in kind, more severe, which the magistrate is not empowered। एक तो ये कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी कौन सी है? मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, he feels what? Accused ought to be required to execute a bond under section 106, but he is not empowered to take the bond 106 में, only judicial magistrate class 1 ले सकता है ऐसा बॉन्ड। देन इन दोनों ही स्थिति में, इन दोनों इसमें रिकॉर्ड द ओपिनियन एंड व्हाट? सबमिट द प्रोसीडिंग्स, फॉरवर्ड द अक्यूज टू द सीजीएम। तो ये है 325 का ऑर्डर। दिस इज द फॉरवर्डिंग टू द सीजीएम। समझे? अब जो सीजीएम साहब क्या करेंगे, फिर वो उसको देख करके सुन करके अगली कार्रवाई, अगला एविडेंस लेना है उनको, क्या करना है? ही कैन अवॉर्ड हिम एज पर हिज माइंडसेट सुटेबिलिटी। तो 325 में सेंटेंस होगा फिर वो। अब आइए इस वाली इसमें सेंटेंस अंडर सेक्शन 325। तो सेंटेंस अंडर सेक्शन 325 कौन कर रहा है? सीजीएम साहब कर रहे हैं। दैट अपील विल गो टू कोर्ट ऑफ सेशन। अब बात समझ में आ गई आपको? नहीं आ गई? अब तो भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे? ओके। अगेन ऑर्डर हैज बीन मेड और सेंटेंस हैज बीन पास अंडर सेक्शन 360 बाय एनी मजिस्ट्रेट। यहां देखें, बाय एनी मजिस्ट्रेट। दिस इज रिलेटिंग टू द प्रोविजन, रिलीजिंग द एक्यूज ऑन प्रोविजन। और प्रोविजन की कंडीशन को वॉलेट करता है तो उसको फिर सेंटेंसिंग करना। तो अगर 360 में भी ऑर्डर पास किया गया है तो वो भी अपील कहां जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशंस में जाएगी। तो आई होप कि मैंने सफिशिएंटली डिटेल में आपको ये 372 से 373 भी हो गया, 374 भी हो गया, ठीक है। दिस वाज अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन। तो ये कन्विक्शन हुआ है, अपील किस किस को जाएगी? सुप्रीम कोर्ट को कब जाएगी, हाई कोर्ट को कब जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन को कब कब जाएगी। आप ऐसे याद कीजिए, इसको कर लेंगे। वेरी वेरी मार्क्स फेचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक कंफ्यूजिंग ऑल्सो। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अपील किसको जाएगी है। तो कीप रिवाइजिंग। जब भी आप कहीं भी खाली बैठे हुए, देखिए रिवीजन के लिए समय किसी के पास नहीं होता है ना, बट यू मस्ट हैव सीन देयर आर सम पर्संस हु गेट सिलेक्टेड इन द वेरी फर्स्ट ईयर। एक ही साल में सिलेक्शन ले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो पंचवर्षीय या 2 बार पंचवर्षीय योजना 10 साल हो गए वो लग रहे हैं उसमें, सारे काम करके देख लिए, बाल मुड़ाकर पढ़ के देख लिया, सब मूछे बढ़ा कर, दाढ़ी बढ़ा करके साधु संत बन के देख लिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग करते हैं इस तरीके से, एकदम टिपिकल गेटअप पे आ जाएंगे, है कि नहीं है, सपा चट हो जाएंगे, बाल मुड़ा लेंगे, फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए। नहीं, अब हम ज्यादा सीरियस हो गए, है कि नहीं है, या सब कुछ छोड़ देंगे, दुनियादारी बढ़ रही है, सब कुछ। मस्ट हैव सीन इट, आई हैव सीन सो मैनी पर्सन्स। उससे कुछ नहीं होता, माइंड सेट होना चाहिए अपने आप को, बस ये। तो उससे कुछ नहीं होगा, इस तरीके से पढ़िए ढंग से इसको बस। एंड रिवाइजिंग, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप लोग? जैसे देखो आप कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग। डेली एक शब्द है आत्मचिंतन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, है ना, स्व अध्याय टिपिकल हिंदी में। खुद को पढ़ना, खुद को समझना। 5 मिनट व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से निकल करके व्हाट्सएप ज्ञान दुनिया में बांटने से पहले 5 मिनट खुद को दीजिए और डेली एक क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि आज का दिन जो मैंने बिताया
जो मैंने मेहनत करके टाइम वेस्ट किया, जो मेहनत करके अपना दिन मैंने खत्म कर दिया, किल कर दिया, उसको मैं क्या बचा सकता था या नहीं बचा सकता था, और बचा सकता था तो मैं टाइम कैसे मैनेज करूं। आपको डेली क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से कि आर यू सेटिस्फाइड विद यू, आपको जवाब मिल जाएगा, और ये डेली कीजिए, डेली इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा आपको, ये है ना। अब रिवीजन बताता हूँ, रिवीजन कैसे होगा, ये सब हो गया ना। अब जो लोग मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो बजाय अपने ईयरफोन गानों पे लगा करके यू कीप ऑन रिवाइजिंग कि 374 में ये था, 373 में ये था, 320, पता चला कि आधे घंटे की ट्रेवलिंग में आपने एक कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर डाला, ठीक है। अगर आप गृहिणी हैं, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को नहलाना भी है, तो बजाय बच्चों के साथ जवान जोरी करने के कि तू पढ़, तू ये नहीं करता, तूने जिंदगी हराम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कीप रिवाइजिंग कि हाँ 372 ये मीन रिवीजन के लिए आप बिना किताब लिए हाथ में कई घंटे स्पेयर कर सकते हैं। अगर आप टिपिकल स्टूडेंट हैं, है ना, यहाँ किसी उसमें रहते हैं, तो दूध गर्म करते हुए 10 मिनट में 5-6 सेक्शन रिवाइज कर लेंगे आप लोग। आधा घंटा नहाने में लगाते हैं कि पहले 5 मिनट सोचेंगे नहाऊं ना नहाऊं, है कि नहीं है, तो वो सोचने से अच्छा है कि 5 सेक्शन रिवाइज कर डालिए, नंबर याद कर डालिए, ठीक है ना। और जहाँ भी अगर मान लीजिए कुछ और भी दिक्कतें हैं, कहीं आधा घंटा बैठे रहते हो, तो बजाय वहाँ बैठने के कुछ और सोचने के, दुनिया को कोसने के, कीप रिवाइजिंग। आपके माइंड में लगातार कोई ना कोई थॉट रहती है कि नहीं है। आज सर ने ये पढ़ाया था, आज सर ने हमें बेइज्जती कर दी, आज ये हो गया, सब कोई बात नहीं, बजाय मेरे बारे में सोचने के थिंक फॉर योर सेक्शंस। तो यू विल फाइंड कि आपके पास टाइम बहुत हो गया अब, और ये मैं कर चुका हूं, आई हैव डन इट माई सेल्फ। देखिए एग्जाम्पल सुन, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ये अरे सर देखो कैसे होता है, जैसे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, छोटी सी बात है, 200 मिलना भी जरूरी है, लेकिन लग रहा था यार 1 साल में कैसे होगा, आगे बढ़ेगी कैसे, टाइम तो वही है, 8-9 घंटे के एवरेज से बढ़ ही नहीं सकते हम लोग आगे को। तब कपड़े धोने हैं और मुझे पता है कि ये आएगा पक्का आज, तो मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक ये आएगा नहीं, और जैसे ही आएगा इसी कहूँगा भाई कुर्सी ले दूँ और मैं कपड़े धो रहा हूँ, तो अब करते हैं बात। एवरीथिंग इन 2 in 1। फिर जहाँ पे ब्रश कर रहे हैं वहाँ पर 10-15 केस की लिस्ट लगा दी, इस केस में ये कहा गया था, इस केस में कहा गया भैया। एवरीवेयर यू कैन रिवाइज। वो जब तक वो ऑरा नहीं बनेगा, भूत नहीं बैठेगा दिमाग में, आप लोग 1.5 घंटा लेट आएंगे क्लास में, आपके पेरेंट्स वहाँ बैठ के परेशान होते ही रहेंगे कि क्या करें। लेकिन जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं मुझे सीआरपीसी मास्टरी करनी है, कॉन्ट्रैक्ट में मास्टरी करनी है, और रिवीजन पड़ा है बहुत ज़्यादा, क्लास में बहुत बेइज्जती होगी, ऐसा है नहीं होती आ रही है, तो फिर आप अपने आप उसमें आ जाएंगे। जब हर समय वही दिखाई देगा, सावन के देखो हरारा दिखता है नहीं, तो अगर आपने चारों तरफ वो ऑरा बना लिया रिवीजन वाला वैसा, तो फिर आपको देखोगे 1 महीना कर लीजिए, 1 महीना छोड़िए 15 डेज कर लीजिए, आपको सारा कोर्स इतना छोटा दिखाई देगा, कुछ है ही नहीं। आपकी प्रॉब्लम कहां पर है, बिकॉज यू डोंट फाइंड टाइम फॉर रिवीजन। जैसे रिवीजन करने बैठते हैं आपको लगता है वही तो वाला कोर्स पड़ा हुआ है, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह गया, अभी तो ये अधूरा रह गया। तो बेटर यू फाइंड टाइम फॉर रिवीजन इन सच टाइम्स। तो आपको देखना 1 घंटा नींद नहीं आ रही, सोना चाहते हैं नींद नहीं आ रही, किताब पढ़ने का मन भी, उठाने का मन नहीं कर रहा, तो भाई मत कीजिए, आंख बंद कीजिए, रिवीजन शुरू कर दीजिए। तो माँ की लोरी से ज्यादा काम करेगा वो, फटाफट नींद आएगी। या तो जल्दी सो जाएंगे, या तो जल्दी सो जाएंगे। प्रैक्टिकल किए हुए हैं इसलिए बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं। प्रैक्टिकल ही है, या तो नींद जल्दी आ जाएगी या रिवीजन करते रहेंगे। अब उस इंतजार में कि नींद नहीं आ रही, 1 घंटा खराब मत कीजिए। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, प्लीज रेजेंट, मोस्टली लोगों के साथ होगा ऐसा। फिर उसका रिजल्ट ये था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बस पूरे दिन का हिसाब लगाइए कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस इन द डे, फिर आपका सिलेक्शन हो या ना हो, कभी भी हो, आप खुद को जवाब दे पाओगे कि मेरे दिल, दिमाग और शरीर शक्ति में जितना बेस्ट था आई डिड। नहीं हुआ तो इट्स अ मैटर ऑफ डेस्टिनी। आपको कम से कम खुद को नहीं कोसोगे बाद में कि मुझसे नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, क्योंकि डेली का हिसाब है आपके पास अब कि आज के दिन में इतने ही घंटे पढ़ सकता था और मैंने बेस्ट किया आज बस। और डेली आप देखना, यू विल इंप्रूव ऑन डेली बेसिस, समझे। तो दिस इज द ओनली ट्रिक। तुम्हारे सवाल का जवाब है कि उठें कैसे, वो धुन पैदा करो बस अपने अंदर, और नहीं होती है तो टेंशन मतलब ऐसे ही आते रहो, कोई बात नहीं, और बहुत से लोग जज बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो दोस्तों आपको अब तक की क्लास समझ में आ गई होगी। नाउ बीएनएसएस में क्या हुआ है, एक सब क्लॉज 4 ऐड की गई है जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एक बार रीडिंग दे लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं क्या है ये। देखिए, दिस इज लाइक दिस, व्हेन एन अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट ए सेंटेंस पास अंडर सेक्शंस, इनको आप हाईलाइट कर लीजिए, सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 ऑफ द बीएनएस। अपील डिस्पोजल के बारे में है, दैट शैल बी विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच अपील। तो इट इज रिगार्डिंग दिस, यहाँ पे लिख लीजिए, नोट डाउन दिस सब क्लॉज 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। लिख लीजिएगा, बीएनएसएस में सेक्शन 415 की जो सब क्लॉज 4 है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि अगर अपील अगेंस्ट द सेंटेंस है, अपील अगेंस्ट सेंटेंस है, एंड नेक्स्ट इन विच केस, केसेस इन्वॉल्विंग रेप, यानी कि बीएनएस में सेक्शन 64 से लेकर के 68 तक, 64 टू 68 हो गया, एंड देन 70, 71, इन सेक्शंस में अगर कन्विक्शन हुआ है, उसमें अगेंस्ट सेंटेंस अगर अपील हो रही है, तो विद इन व्हाट टाइम दैट अपील शुड बी डिस्पोज्ड, दैट इज द क्वेश्चन, एंड द आंसर इज 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स से कहां से आ सकता है, आपसे पूछेंगे वो कि 6 months की काउंटिंग कहां से करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो हाईलाइट, प्लीज को हाईलाइट कर लीजिए अच्छे तरीके से, यहां से यू विल सी द क्वेश्चन। दिस इज व्हाट द, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील, डेट ऑफ फाइलिंग से, राइट, जिस डेट को अपील फाइल हो जाएगी उस डेट से आप ये 6 months की काउंटिंग करेंगे। तो 6 months से क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, सब क्लॉज 4 पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड द डेट ऑफ काउंटिंग कौन सी होगी, डेट ऑफ फाइलिंग होगी, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 415 बीएनएसएस, राइट, जो कि पहले क्या था, सेक्शन नंबर 374 था सीआरपीसी का। नाउ ऑन दिस टॉपिक क्लास एंड्स हियर। तो साथियों, कैसी लगी क्लास आपको? आई बिलीव कि आपको बहुत पसंद आई होगी क्लास ये। बिलीव मी, जिन जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कराया है, जिन जिन पॉइंट पे मैंने जोर देके समझाया है, बताया है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, प्लीज़ डू दैट। आपको केवल रेप्लिकेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, योर लर्निंग, योर रीडिंग इन लॉ विल नेवर एंड। इंसान मर जाएगा लेकिन ये बुक्स खत्म नहीं होंगी, डिटेल खत्म नहीं होंगी। इसी सेक्शन पे आपको कमेंट्रीज मिल जाएंगी, लेकिन हमने पढ़ना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, राइट। हमें जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए जितनी डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट इन दिस। यू नीड नॉट टू गो बियॉन्ड दैट, रिपीटेडली कह रहा हूं, यू नीड नॉट टू गो बियॉन्ड दिस फॉर द केस लॉ व्हाटएवर। आप इतना कर लीजिए, देन गो टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एंड देन चेक इट वेदर इट वाज सफिशिएंट और नॉट। अगर आपको सफिशिएंट नहीं लगे, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो कर लेंगे आप ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली थिंक कि हाँ कुछ एक अच्छा इनपुट दिया गया है आपको, तो प्लीज लाइक द वीडियो, please write your comments and subscribe to our channel, and if possible share these videos with your fellow students. Thank you very much.